हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। यानी कि हम इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं, हमारे माउंटेन्स हैं, पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे, वादियों में जाएंगे आज घूमने हम लोग। ठीक है, नॉर्थ प्लेन्स में जाएंगे जहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है। खेती कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश और बिहार में। ठीक है, उसके बाद जाएंगे हम प्लेट्यू में। प्लेट्यू के यहाँ बीच वाले पार्ट पे, जिससे मान लेते हैं अगर ये हमारा भारत है। ठीक है, देखो हंसना मत, मैप बहुत ख़राब बनेगा। तो ये जो भारत है ऐसे ही करके है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, नीचे वाला बीच वाला एकदम, उसी को हम बोलते हैं प्लेट्यू। यानी कि प्लेट का बीच, प्लेट ऐसे रहता है तो उसका जो बीच वाला हिस्सा होता है उसी को बोलते हैं प्लेट्यू। यहाँ पर जैसा मैक्सिमम पठार होते हैं, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं जो 50 मीटर के 100 मीटर के होते हैं। उसके बाद जब हम लोग जाएंगे घूमने कहाँ पे, डिज़र्ट में जाएंगे, यानी कि रेगिस्तान में, सहारा के रेगिस्तान में जो राजस्थान में है। उसके बाद हम जाएंगे समुद्र के किनारे, यानी कि कोस्टल प्लेन में। कोस्टल प्लेन कहाँ होता है? कोस्टल का मतलब ही होता है समुद्र का किनारा, यानी कि ऐसा किनारा जो समुद्र के किनारे हो। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे आइलैंड पे घूमने। आइलैंड हमारा 2 है इंडिया के पास के। कौन कौन से हैं? एक है अंडमान और निकोबार जो इस साइड है, यानी कि राइट साइड बे ऑफ बंगाल के नीचे, और दूसरा कहाँ है हमारा? लक्षद्वीप है। कहाँ पर? अरेबियन सी के नीचे। ये तीनों हमको डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कह रहे हैं हम लोग अभी पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं इंडिया के बारे में, और वहाँ पे हमने देखे हैं किस तरीके से इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है। वास्ट मतलब होता है बहुत ही बड़ी कंट्री है, जिसके कई सारे लैंड के फॉर्म्स हैं। लैंड फॉर्म्स मतलब कई तरह की ज़मीनें हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर प्लेन है एकदम, कहीं पर छोटे छोटे पहाड़ हैं, कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर जंगल है। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है। कह रहा है कि आप कहाँ रहते हैं इसमें से, यानी कि आप ज़मीन पे मतलब प्लेन वाले एरिया में रहते हैं कि माउंटेन एरिया में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आप जहाँ भी रहते होंगे वहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया होगा। फिर कह रहा हो सकता हो आप कहाँ रहते हो, ऐसा एरिया में जो एरिया क्या हो, प्लेन हो। जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, हो सकता है रहते हो आप, बिहार में रहते हो, हरियाणा में रहते हो। ठीक है, और कहाँ? पंजाब में रहते हो। ये सब जो एरिया है, और थोड़ा सा पार्ट मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र का भी कम एरिया है, लेकिन जो यूपी, बिहार और पंजाब, हरियाणा वगैरह है ना, ये सब एकदम प्लेन एरिया है। इतना प्लेन है कि यहाँ पूरे भारत में सबसे ज़्यादा खेती होती है गेहूं और चावल की। ठीक है, तो इसलिए इसको प्लेन एरिया बोला जाता है। बहुत बड़ा प्लेन एरिया है। अभी हम मैप में दिखाएंगे, आगे दिखा भी देते हैं क्या ही करना है। देखो ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा प्लेन एरिया है। ठीक है, ये वाला हिमालय हो गया, जो हिमालय के नीचे है ये डार्क लाइट ब्राउन कलर का, ये पूरा क्या है? प्लेन एरिया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती होती है। क्यों खेती होती है यहाँ? खेती इसलिए होती है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ना वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। फर्टाइल क्यों है? यहाँ पर देख रहे हैं आप कई तरह के गंगा बह रही हैं, कि बड़े बड़े नदियाँ बह रही हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी है ना वो हमेशा ताज़ा होती रहती है और खेती काफ़ी अच्छे से होती है। देख सकते हैं चंबल रिवर है, यमुना है, गंगा है, घाघरा है, सोनी है, गंडक है, कोसी रिवर है, कई सारी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ज़मीनें हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। तो उसी को हमको देखना है और ज़्यादा। तो इस वाले जो पैराग्राफ इसमें बता रहा है कि सबसे जो ऊपर है, यानी कि जो हमारा भारत है, सबसे ऊपर क्या आता है? हमारा हिमालय जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है, देखो यहाँ पर दिया है ना, अच्छे से फिगर दिया है, दिखाई दे रहा है ना, ये है, ये हमारा पूरा भारत हो गया। भारत के सबसे ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि पूरा कश्मीर से लेके पूरा अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि यहाँ से लेके पूरा वाला हिस्सा क्या है? पहाड़ी एरिया, यानी कि जिसे हम कहते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल क्यों कहते हैं? सॉरी हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय क्यों कहते हैं? क्यों इसको हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि कश्मीर से लेके पूरा ये अरुणाचल प्रदेश तक पहाड़े बसे हुए हैं। अलग अलग नाम के पहाड़े हैं, माउंटेन एवरेस्ट, इसमें कंचनजंगा है, केटू है, नंगा पर्वत है, अलग अलग तरह के पहाड़ है, और पूरा ये पहाड़ी ही एरिया है, इसलिए इसको बोला जाता है हिमालयन या हिमालय पर्वत। ठीक है, उसके नीचे आता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि प्लेन यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर पूरी तरह से क्या है? प्लेन है, सपाट ज़मीन है, ना उबड़ खाबड़ कुछ नहीं है, ना पहाड़ है, ना कह सकते हैं बड़ा बड़ा कोई गड्ढा वगैरह कुछ नहीं है, एकदम पूरा प्लेन है। जैसे ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, एरिया क्या है? पूरा प्लेन है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा खेती यहीं पर होती है। क्यों होती है? अभी जस्ट मैंने पीछे बताया कि यहाँ की मिट्टी क्या है? बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ये हो गया हमारा प्लेन एरिया। और ये हमारा है ग्रेट इंडियन डिजर्ट, यानी कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान वाला एरिया ये पूरा। ठीक है, तो ये 3 हिस्सा हो गया, यानी कि माउंटेन्स हो गए, ये पूरा प्लेन एरिया हो गया, लिखा भी नॉर्दर्न प्लेन्स, और ये हो गया डिजर्ट। अब देखो 3 हो गया। ये जो हमारा ये पूरा समुद्र है, सबको पता है, ग्रीन ब्लू वाला समुद्र है। तो ये पूरा एरिया गुजरात से लेके पूरा तमिलनाडु तक, या केरला कर्नाटका होते हुए पूरा ये चेन्नई वगैरह बंगाल तक, ये क्या है? कोस्टल एरिया है। कोस्टल यानी कि समुद्र का किनारा, लिखा है ना कोस्ट मतलब होता है समुद्र का किनारा। तो ये जो पूरा एरिया है ये पूरा समुद्र वाला एरिया है। तो ऐसी जगह है जहाँ पर ना ठंडा होता है ज़्यादा, ना गर्मी होती है, हमेशा एकदम मौसम एकदम सुहाना रहता है। ठीक है, ये हो गया 4। अब देखो
पाँचवा आता है हमारा डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि ये वाला एरिया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पठार है। पठार क्या होता है, देखो पठार जो होते हैं ना वो छोटे छोटे ही माउंटेन्स होते हैं, यानी कि आप दूर से देखेंगे या पास से भी देखेंगे तो पहाड़ जैसे ही लगेंगे, कठोर होंगे, लेकिन उनकी जो हाइट होगी वो छोटी छोटी होगी, यानी कि 50 मीटर के, 100 मीटर के, 150 मीटर के मैक्सिमम होते हैं वो 1 किलोमीटर के, ठीक है, उससे बड़े नहीं होते हैं। कोई आपसे पूछता है कि प्लेट्यू में और माउंटेन्स में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस बस एक ही है कि क्या है, उनके हाइट का डिफरेंस है। कि जो माउंटेन्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, 8-8 किलोमीटर के, 7-7 किलोमीटर के, 5-5 किलोमीटर के होते हैं, और वही जो पठार हो गए यानी कि जो प्लेट्यू हो गए वो छोटे छोटे होते हैं। तो यही को हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सबसे पहला टॉपिक जो बनता है वो कह रहा है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न, यानी कि जो हमारा भारत है वो किन किन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, किन किन हिस्सों में बांटा गया है। तो 6 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला हिस्सा आता है हमारा हिमालयन माउंटेन्स, यानी कि सबसे ऊपर जो है, ऊपर से यहाँ पर बांटा गया है। कह रहा है जो सबसे ऊपर है वो क्या है, माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ हैं। उसके बाद से हमारा है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि जस्ट उसके नीचे वाला, जैसे यूपी, बिहार, पंजाब या हरियाणा, ठीक है, वो क्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती होती है। तीसरा आता है हमारा प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है, पठार जिसे हम कहते हैं, छोटे छोटे पर्वत। चौथा आता है हमारा डिजर्ट, यानी कि रेगिस्तान, जो कहाँ पर है, राजस्थान वाली एरिया में है। उसके कोस्टल प्लेन, कोस्टल यानी कि समुद्र का किनारा हो गया। आइलैंड, आइलैंड मतलब समझते हैं छोटे छोटे द्वीप होते हैं जिसकी वजह से चारों ओर क्या होता है, पानी होता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, आइलैंड है, जहाँ पर कुछ ज़मीनें हैं और बाकी जो किनारे किनारे होगा ये पूरी तरह से पानी से घिरा होगा, तो उसे को कहते हैं आइलैंड। यानी कि ऐसा ज़मीन जो जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो, उसको हम बोलेंगे आइलैंड, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम अपने हिमालय माउंटेन पे, यानी कि जो हमारे पहाड़ हैं, माउंटेन एवरेस्ट वगैरह है, उस पर हम आते हैं, ठीक है। देखो करा द हिमालयाज, इसलिए मैं बोला हिमालय, इसको हिमालय के बोलते हैं क्योंकि पूरा कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पूरा पर्वत ही पर्वत है। जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरल फोल्ड माउंटेन्स, कह रहा है ये जो पहाड़े हैं नॉर्थ पे, ये क्या है, ये बहुत ही यंग है, यानी कि अभी इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। देखो जो पहाड़ों का उम्र होता है बहुत ही लंबा सा होता है, सबको पता है, करोड़ों साल तक जिंदा रहते हैं, तो उनके हिसाब से जो पहाड़ है अभी यंग है। हमारे हिसाब से तो बहुत पुराना है, हज़ारों साल पुराना है माउंटेन एवरेस्ट, लेकिन पहाड़ों की उम्र के हिसाब से जो उनके उम्र हैं वो काफ़ी यंग है या काफ़ी जवान पहाड़ हैं, अभी ऐसे ही रहेंगे वो काफ़ी लाखों सालों तक, ठीक है। और किस तरह के माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, यानी कि आपस में ऐसे फोल्ड किए हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऊबड़ खाबड़ ऐसे हैं, ठीक है। इस तरीके से बसे हुए हैं वहाँ के पहाड़। और जो वहाँ के पहाड़ है वो बॉर्डर से भी, यानी कि बॉर्डर पे, सीमा पे हैं। किस किस सीमा पे हैं, सबसे पहले देखते हैं कश्मीर पे, तो इधर अफगानिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, उधर चाइना, रसिया आ जाएगा। फिर नीचे आएंगे तो इधर भूटान आ जाएगा, और नीचे आएंगे तो इधर म्यांमार वगैरह आ जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है वो चाइना से करता है, ठीक है। चाइना और इंडिया से काफ़ी ज़्यादा सीमा है। और उसके बाद है नेपाल से। नेपाल में हमारा सबको पता है कि माउंटेन एवरेस्ट भी है, तो नेपाल से भी काफ़ी ज़्यादा सीमा शेयर करता है हमारा भारत। सीमा यानी कि बॉर्डर्स, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो ये पहाड़े हैं, यानी कि जो हिमालयस है, इनका जो डायरेक्शन है ना वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ गया है, यानी कि पूरा ऐसे, ठीक है। ये हो गया, देखो डायरेक्शन सबको पता होता है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो बोला वेस्ट से ईस्ट की तरफ गया है, सबको पता है, अभी मैंने दिखाया है। देखो ये वेस्ट है, यानी कि नॉर्थ वाला है, ये पूरा ऐसे है ना, देखो यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ समझने के लिए। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ गया ना, ये हो गया, ये पूरा वेस्ट है और ऊपर वाला नॉर्थ है। तो कह रहा है पूरा वेस्ट से ईस्ट की तरफ गया हमारा पहाड़, देख ही रहा है वो पूरा नॉर्थ से ऐसे होते हुए ईस्ट की तरफ गया है। तो वही यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो पहाड़ है, जो भी पहाड़ है, यंग जो पहाड़ हैं, उनका जो डायरेक्शन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ गया है। और कहाँ से, इंडस से ब्रह्मपुत्र की तरफ, यानी कि जो नदी है इंडस, जिसे हम कहते हैं सप्त नदी, यही है इंडस रिवर, जो पाकिस्तान को हम पानी देते हैं। क्लास 7 में मैंने पढ़ाया था कि जो पाकिस्तान को जो पानी जाता है ना पीने के लिए, वो भारत ही देता है। अगर भारत चाहे तो नदियों का जो डैम वो बंद कर देता है और पाकिस्तान भूखा ही प्यासा ही क्या होगा, मर जाएगा। तो जो इंडिया है वो क्या करता है, पाकिस्तान को पानी देता है, किसके नदी के जरिए, इंडस नदी के जरिए। इसे हम क्या करते हैं, इंडस नदी बोलते हैं, इंडस रिवर बोलते हैं। तो कह रहा है इंडस से लेके ऐसे हुए जो पहाड़ है वो कहाँ तक गए हैं, ब्रह्मपुत्र तक। ब्रह्मपुत्र कहाँ से आता है, ये आता है चाइना से। ये देखो आ रहा है, हरा ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे पूरा ऐसे देखो आ रहा है, इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र। जब ये चाइना में रहता है तो उसका नाम रहता है सैंगपो रिवर। क्या नाम था है, सैंगपो रिवर। और जब वो भारत में आता है तो उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र से लेके इंडस तक पूरा क्या फैला हुआ है, पहाड़े फैली हुई है, नए नए पहाड़ है। इसमें कई तरह के पहाड़ हैं, अभी मैंने बताया था माउंटेन एवरेस्ट है, K2 है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, कई सारे के पहाड़ हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। और सबसे बड़ा पहाड़ कौन है, माउंटेन एवरेस्ट है। देखो
उसके बाद बोल रहा है कि जो इसकी लंबाई है, यानी कि जो नॉर्थ से लेके पूरा अरुणाचल प्रदेश की जो लंबाई है वो कितनी है, 2400 किलोमीटर, यानी कि 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। यानी कि जो पहाड़ वाला एरिया है ना, फिर देख लीजिए ताकि भूले ना, ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक वो कितना है, 2400 किलोमीटर, यानी कि 2400 किलोमीटर का एरिया है। सोचो यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश से पूरा यहाँ तक कश्मीर तक कितना है, 2400 किलोमीटर तक है। तो एग्जाम में 1 वर्ड में पूछ सकता है कि जो एरिया है माउंटेन एवरेस्ट का पूरा कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, या इंडस जो हमारा इथिन क्या बोलते हैं नदी है, वहाँ से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक कितना है, 2400 किलोमीटर तक है। और कह रहा है जिसको विड है, यानी कि जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई मतलब समझ रहे हैं ना, मान लेते हैं अगर ये लंबाई है ऐसे, ये पूरा 2400 किलोमीटर का है, तो ये जो इसकी मोटाई होगी वो कितनी है, ऐसे जो मोटाई होगी यानी कि जो हाइट होगी पहाड़ की वो कितनी होगी, दिख रहा है ना ऐसे, ये जो मोटाई है वो है 400 किलोमीटर, यानी कि सोचो 400 किलोमीटर की चौड़ाई है और लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर, यानी कि इतना बड़ा एरिया में हमारा जो माउंटेन एवरेस्ट है वो फैला हुआ है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ग्रेट हिमालयस, यानी कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे। देखिए पा रहा 2400 किलोमीटर का लंबा इनका लंबाई है, 400 किलोमीटर चौड़े हैं ये, ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक है, कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक है। कह रहा है जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, इसमें कई सारे जो रेंजेस यानी कि जो पहाड़ हो पैरेलल में, यानी कि जैसे कई सारे मैंने बताया ना, कई सारे पहाड़ है, तो मान लेते हैं कि 4 पहाड़ है, तो चारों मान ले पहाड़ क्या है, पैरेलल में, यानी कि 2 अपने एकदम बराबर में है। अगर एक यहाँ पर है तो ठीक उसके सामने एक दूसरा पहाड़ है, फिर जैसे ही ये पहाड़ खत्म होता है वैसे ही तीसरा पहाड़ आ जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो यहाँ पर पहाड़ है वो पैरेलल में, यानी कि आपस में ऐसे बंधे हुए हैं। और क्या है, कह रहा है इनके बीच में कई सारी घाटियाँ हैं जिसको हम बोलते हैं वैलीज, ठीक है ना। अ नंबर ऑफ वैलीज लाइट बिटवीन दीज रेंजेस, यानी कि इन पहाड़ों के बीच में कई सारे रेंजेस हैं, ठीक है। जब इसीलिए लोग घूमने जाते हैं पहाड़ों एरिया में, इन घाटियों में जाते हैं। जब घाटियों में उतरेंगे तो देखेंगे कितने बड़े बड़े पहाड़ है, इतना हवा सुंदर सुंदर हवा चलेगा, ठंडा ठंडा हवा चलेगा, बहुत मज़ा आता है। इसीलिए लोग कश्मीर वगैरह में घूमने जाते हैं, शिमला में घूमने जाते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में घूमने जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में घूमने जाते हैं, इसीलिए घूमने जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं जिसको देखने में घूमने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो इन्हीं पहाड़ों के बीच में है ये वैलीज। फिर देखो कह रहा है कि जो सबसे ऊपर वाले पहाड़ है, यानी कि द नॉर्दर्न मोस्ट, यानी कि सबसे जो नॉर्थ में सबसे ऊपर वाला पहाड़, जैसे ये आप है ना, देखो ये पूरा पहाड़ी एरिया है, तो जो सबसे ऊपर वाला पहाड़ है, ये वाला पूरा पार्ट है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हिमाद्री या इनर हिमालयास, ठीक है, लिखा है ना। द नॉर्थ मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयास, या हिमाद्री बोला जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हिमाद्री का मतलब क्या है, 1 वर्ड में पूछेगा, ठीक है, 1 वर्ड से 1 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा। तो पूछेगा हिमाद्री का मतलब क्या है, या हिमालयास का मतलब क्या है, या ग्रेट और इनर हिमालय का मतलब क्या है। सिंपल सा आप क्या बोलेंगे, नॉर्थ मोस्ट रेंज, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला हमारा पहाड़ है उसको हम बोला गया है हिमाद्री, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लोफीएस्ट पीक विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर, यानी कह रहा है जो सबसे ऊपर वाले पहाड़ है उसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 6000 किलोमीटर है। यानी कि जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसकी भी हाइट कितनी है, 6 किलोमीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 6000 मीटर दिया है, यानी कि 6 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाले जो पहाड़ है, इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनिएंट हिमालय पीक, कह रहा है यहीं पर सबसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, कहाँ पे, सबसे ऊपर वाले एरिया में, और बहुत ही ज़्यादा ठंडा वो जगह है, वहाँ पे जाएंगे तो आपका कुल्फ़ी जम जाएगा। देखो ये तो हो गया हिमालयस, ये पूरा हिमालयस है। अब देखो कह रहा है कुछ ऐसे पहाड़ हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े हैं, यानी कि पूरे दुनिया की बात करें, ऐसे इंडिया की बात नहीं हो रही है, पूरे दुनिया की बात हो रही है, पूरे पृथ्वी की बात हो रही है। तो पूरे पृथ्वी पे सबसे बड़ा पहाड़ है वो आता है माउंटेन एवरेस्ट, जो कहाँ पर है, नेपाल में है। कितना है, 8848 मीटर, यानी कि लगभग 8 किलोमीटर से ऊपर का है, ठीक है, ये माउंटेन एवरेस्ट है। उसके बाद जो आता है दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा पहाड़ पूरे भारत में, पूरे पृथ्वी पे, वो आता है हमारे भारत में, जिसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है, कंचनजंगा या कंचनजंगा बोलते हैं, कंचनजंगा है, ठीक है, कुछ लोग कंचनजंगा बोलते हैं, मैं भी बोल रहा था, लेकिन क्या नाम है, कंचनजंगा। स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में स्पेलिंग ही मैटर करता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं, ठीक है। तो कंचनजंगा यानी कि जंग लग गया है, सोचो इतना बड़ा पहाड़ है, कहाँ पर है, इंडिया में है। कितना है हाइट उसका, 8598, यानी कि लगभग 8.5 किलोमीटर। सोचो 8.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ है। जब आप लोग वहाँ पे चढ़ेंगे तो आपकी सांसें थम जाएंगी। क्यों थम जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए लोग जो चढ़ते हैं पहाड़ों पे वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब पहाड़ हैं, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जो पूछेगा एग्जाम में यही दोनों पूछता है कि इंडिया का सबसे बड़ा पहाड़ क्या नाम है, कंचनजंगा, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ का क्या नाम है, माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों जो है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो
देखो फिर कह रहा है कि ये जो पहाड़ें बनी हुई है ना वो किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है ग्रेनाइट से। देखो ग्रेनाइट एक तरह का बम मतलब नहीं होता है, ग्रेनाइट होता है, वो ग्रेनाइट बम होता है, ये ग्रेनाइट पत्थर है, ठीक है। कह रहा है जो पहाड़ें बनी हुई है नॉर्थ में हमारे इंडिया में वो ज़्यादातर किससे बनी हुई है, ग्रेनाइट से बनी हुई है। तो ये भी एक नंबर में आ सकता है, पूछ सकता है द कोर ऑफ द पार्ट ऑफ हिमालय, यानी कि जो हिमालय के जो कोर हैं, जो बीच वाले पार्ट हैं, वो किससे बने हुए हैं, तो बने हुए हैं कंपोस्ट ऑफ ग्रेनाइट से, ठीक है। ग्रेनाइट एक तरह का पत्थर होता है। अब देखो कह रहा है जो हमारी पहाड़ें हैं वहीं पर बड़े बड़े ग्लेशियर भी हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं, ग्लेशियर देखो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, वो भी पहाड़ी होते हैं लेकिन किसके पहाड़ होते हैं, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े चट्टानें होती हैं बर्फ़ की, वहीं से पानी जो है क्या होता है, वहीं से नदियाँ वगैरह बनती हैं। तो जो गंगा है वो कहाँ से बनती है, गंगोत्री से। गंगोत्री क्या है, गंगोत्री एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। वैसे ही हमारी दूसरी नदी आती है यमुना, तो ये भी कहाँ से आती है, यमुनोत्री से। यमुनोत्री क्या है, वो भी एक तरह का ग्लेशियर है। तो बहुत बड़े बड़े ये ग्लेशियर है गंगोत्री और यमुनोत्री, वहीं से ये नदी फॉर्म होती है, वहीं से नदी बनती है और वहाँ से साफ साफ पानी आता है पीने के लिए, पूरे इंसानों के लिए। लेकिन जैसे ही वो यूपी बिहार में घुसता है वो पानी पूरी तरह से गंदा हो जाता है, ठीक है। क्यों गंदा हो जाता है, आप सबको पता है, मैंने साइंस में पढ़ा है कि वहाँ पर क्या है, बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह हैं, जिसकी वजह से जो फैक्ट्री का पानी होता है वो जाकर गंगा में मिल जाता है और पूरा का पूरा गंगा का पानी ख़त्म हो जाता है, यानी कि गंदा हो जाता है। जब हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, ठीक है, या उत्तराखंड में जाएंगे, जब आप गंगा का पानी पियेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा होगा, ठीक है। क्यों मीठा होगा, क्योंकि वो पानी फ्रेश रहता है, ताज़ा रहता है। लेकिन यूपी बिहार में आते आते वो पानी एकदम जान लो जहरीला हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या करता है, कई सारे जो हमारे गंगा यमुना जो है उनको फॉर्म करता है और हमेशा पानी प्रोवाइड करता रहता है। ये काम होता है ग्लेशियर का। तो पूछ सकता है ग्लेशियर क्या होता है, तो लिख दिया ग्लेशियर एक तरह का पहाड़ है, लेकिन पहाड़ कैसा है, बर्फ़ का पहाड़ है, यानी कि बर्फ़ को टुकड़ों का पहाड़ है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। देखो अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा कि जो नॉर्थ वाले पहाड़ है, यानी कि जो सबसे ऊपर वाले पहाड़ है, ये वाले सबसे ऊपर वाले, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ मोस्ट हिमालय, ठीक है। और जो नीचे वाले यानी कि जो ये वाले पहाड़ हैं जिसको हम बोलते हैं शिवालिक रेंज, क्या बोलते हैं, शिवालिक रेंज, यानी कि सबसे नीचे वाले पहाड़ हैं, ये सबसे किनारे वाले, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेसर माउंटेन। क्या बोलते हैं, लेसर हिमालय, लेसर माउंटेन बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे नीचे वाले हैं तो इसके लिए हम लेस बोलते हैं, शिवालिक रेंज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, शिवालिक रेंज, जो शिवालिक रेंज। और वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि जो सबसे ऊपर पहाड़ है, यानी कि जो सबसे ऊपरी वाले पहाड़ है, सबसे ऊपर वाले मतलब कि यहाँ जो पहाड़ है उनकी हाइट कितनी थी, 6000 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर। अब ये जो पहाड़ है जिसको हम बोलते हैं शिवालिक रेंज, यानी कि सबसे जो नीचे वाले हैं उनकी जो हाइट होती है, यानी कि जो ऊंचाई होती है वो होती है 3700 मीटर की, यानी कि 3.5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक, ठीक है। ये छोटे पहाड़ होते हैं, तो यानी कि जो सबसे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वो सबसे ऊपर वाले होते हैं, ठीक है, यानी कि सबसे नॉर्थ मोस्ट पे। और बाकी जो नीचे वाले आते जाएंगे वो पहाड़ छोटे होते चले जाएंगे। तो वही यहाँ बोला कि जो ये वाले माउंटेनर्स हैं, कौन वाले, जो नीचे वाले हैं, उनकी जो हाइट होती है, उनकी जो एल्टीट्यूड होती है वो 3700 से 450 मीटर होती है, यानी कि 3.5 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, वाइल द पीर पांजल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि पीर पांगल क्या है, एक रेंज है, एक पहाड़ है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, कहाँ पे, शिवालिक रेंज में, यानी कि सबसे छोटे वाले जो पहाड़ हैं वहाँ पर ये सबसे लंबा पहाड़ माना जाता है, पीर पांगल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दौला भी एक तरह का क्या है, पहाड़ है, ठीक है। तो धौलाधार क्या बोलते हैं, इसको धौलाधार बोलते हैं। एंड द महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट वन, यानी कि पीर पांजल, धौलाधार और महाभारत रेंज, ये तीनों पहाड़ ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शिवालिक रेंजेस में, यानी कि इस रेंजेस में सबसे ऊंचे ऊंचे क्या है, पहाड़ है, इसीलिए इनका नाम यहाँ पर दिया गया है। और सबसे ऊंचे वाले आप जानते ही हैं, माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है। कह रहा है दिस रेंजेस कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कंगारा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। कह रहा है ये जो पहाड़ हैं, धौला, महाभारत रेंजेस और पीर पांजल, यहीं पर है वो वैलीज़ है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। कहाँ पे घूमने जाते हैं, कश्मीर नहीं कहते हैं कि जाओ कश्मीर घुमाओ, तो कश्मीर का मतलब है कि इन वादियों में, यानी कि इन वादियों मतलब इन पीर पांजल के पहाड़ों में, धौलाधर के पहाड़ों में और महाभारत रेंजेस के पहाड़ों में लोग घूमने जाते हैं और बहुत ही मस्त एकदम मज़ा आ जाता है, ठीक है। वहीं पर एक घाटी है जिसका नाम है कुल्लू, क्या नाम नहीं कहते हैं कि कुल्लू मनाली चले जाए घूमने, तो कुल्लू मनाली सब वहीं पर है, ठीक है। तो वहाँ पे जाना चाहिए, आपके पेरेंट्स के साथ कभी बड़े होइएगा, कभी छुट्टी होगा तो जाइएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया भी है फॉर्म है, मसूरी लोग जाते हैं घूमने, नैनीताल जाते हैं, रानीखेत जाते हैं, ये सब क्या है, घाटियाँ हैं जो छोटे छोटे पहाड़ों के बीच में बसी हुई हैं। जब आप जाएंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा वहाँ पे आपको, ठीक है।
तो जाइएगा। देखो फिर वहाँ पर कह रहा है कि जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय के, उसको क्या बोला जाता है? शिवालिक बोला जाता है। जिसको मैं अभी चिल्ला रहा था, जो नीचे वाले पहाड़ हैं उनको क्या बोला जाता है? शिवालिक रेंज बोला जाता है। यानी कि शिवालिक यानी कि शिव है, छोटा छोटा पहाड़, ठीक है, जहाँ पर ये सारी वादियाँ हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। ठीक, देखो ये सारे क्या है? ये सारे ग्लेशियर हैं, यानी कि बड़े बड़े हिमालयाज हैं। यही जो बर्फ़ की चट्टानें हैं, ये जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो ये क्या करती हैं? ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर देती हैं, यानी कि ये होते हैं, ये मेल्टिंग होने लगती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े समुद्र बन जाते हैं, गंगा बन जाता है, यमुना बन जाता है। ये सब क्या है? पहाड़ है जहाँ पर ऊपर क्या है? बर्फ़ पड़ा हुआ है, तो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लगता है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी नदियाँ फॉर्म हो जाती हैं। कह रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है, यानी कि सबसे बड़ा बड़ा जो घाटियाँ हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं हिमालयज़ में, वो क्या क्या है? वो कहाँ पर है? शिवालिक रेंजेस में है। और क्या क्या है वो? दून्स हैं, जिसको हम देहरादून के नाम से जाते हैं, लोग देहरादून घूमने जाते हैं, ठीक है, लिखा भी है देहरादून। कोटली दून है, पटली दून है, ये सब 3-4 ऐसे दून हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। क्यों इसलिए घूमने जाते हैं कि वहाँ पर जो वैली है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, तो उसको लोग उसको महसूस करने जाते हैं, शांति पाने के लिए जाते हैं। बहुत ही ताज़ा ताज़ा हवा चलता है, मतलब जब जाएंगे तो खुद ही आपको वहाँ पता चल जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। पूछ सकता है कि जो शिवालिक रेंज है वहाँ पे कौन कौन से ऐसे दून्स हैं, उनका नाम बताइए 2-3 का। तो दून्स हो गया, देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं दून के जो इन वादियों में पाए जाते हैं और लोग घूमने जाते हैं। ठीक, ये सब एग्ज़ाम में आते हैं। बाकी कुछ और नाम है यहाँ पर, मतलब कुछ और ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट नाम है, लेकिन वो आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। कह रहा है जो पंजाब है वहाँ पे 2 नदियाँ हैं जिसको नाम दिया गया है इंडस और सतलज। ये माना जाता है कि परंपरा है कहाँ का? पंजाब का। यानी कि जो पंजाब के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, छोटे छोटे पहाड़ हैं, वहाँ की जो नदियाँ हैं वो कौन कौन से हैं? इंडस और सतलज। तो ये पंजाब की नदी मानी जाती है। फिर कह रहा है काली रिवर है, ठीक है, काली रिवर और सतलज है। कहाँ का रिवर है? कुमाऊँ का हिमालय माना जाता है, यानी कुमाऊँ एक तरह का छोटा पहाड़ है, वहीं पर ये सतलज और काली रिवर पाया जाता है, जो वहाँ का फेमस है उसके लिए। तो जो आप जाएंगे घूमने को पता चल जाएगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आता है द ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र इसलिए इतना फेमस है क्योंकि ये चाइना से होते हुए भारत में आके कहाँ गिरता है? बे ऑफ बंगाल में गिरता है, इसलिए इसका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहीं पर जो पहाड़ है वो ख़त्म भी होती हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि जो इंडस है वहाँ से पहाड़ें शुरू होती हैं बनना और ख़त्म कहाँ होती है? ब्रह्मपुत्र पे। अभी मैंने बताया था ना, ये है हमारा इंडस, तो इसके ऊपर से पहाड़ें बनना शुरू होती है और गिरते 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 जो ब्रह्मपुत्र वैली है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ पर आके पहाड़ ख़त्म हो जाता है। तो यही इंडस से शुरुआत होता है और ब्रह्मपुत्र आके ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए जो ब्रह्मपुत्र है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आप बता सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो है ईस्ट इंडिया में सिचुएटेड है, जहाँ पर पहाड़ ख़त्म होते हैं। तो वहीं पर देखो दिया भी है कि जो ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ पर? ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री में है हिमालय के, यानी कि जो हिमालय हमारा जहाँ पर ईस्ट में, ईस्ट यानी कि सबसे किनारे वाला ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर मैं डायरेक्शन बता दे रहा हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पर ये क्या है? इंडस है, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, जो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ पर बहुत सारे केमिकल कह रहे हैं, पहाड़ पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक आपने पढ़ा होगा क्लास 6-7 में, तो ये पत्थर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो वही कह रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पर पाए जाते हैं कि यहाँ पर पूर्वांचल में, पूर्वांचल यानी कि ईस्ट वाले पार्ट पे जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि द मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैली द पूर्वांचल कंप्राइज द पटकाई हिल। जैसे अभी हमने देखा रहा कि नॉर्थ में भी कई सारे हिल्स हैं ना, अभी हमने देखा ना, दून्स हैं, देहरादून है, कोटली है, दून है, पतली दून है। वैसे ईस्ट में भी कई सारे अच्छी जगह हैं घूमने के लिए। क्या क्या है? पटकई है, हिल्स है। पटकई हिल्स यानी कि ऐसे छोटे छोटे पहाड़ हैं जो वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है, मिजो हिल्स है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ फिगर है किसका? ये हिल है, मिजो हिल है, ठीक है। देखिए कितना खूबसूरत है। जब आप जाएंगे घूमने तो काफ़ी और मज़ा आने वाला है। तो ये था हमारा पूरा हिमालय माउंटेन, ठीक है। अब हम कहाँ पे आएंगे? अब हम आएंगे नॉर्दर्न प्लेन्स पे, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर क्या है? सबसे ज़्यादा खेती हो जाती है, यानी कि ये वाला हिस्सा पूरा, ठीक है। ये वाला पूरा हिस्सा क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स है, यानी कि यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो पूरी तरह से सपाट है, पूरी तरह से प्लेन है। तो हमारा आता है कौन सा टॉपिक? नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि ऊपर वाला हमारा जो प्लेन एरिया है। देखो अब कह रहा है, ध्यान से सुनना बस। कह रहा है जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो 3 जो कह सकते हैं मुख्य नदियां हैं उनसे बनी हुई है। कौन कौन सी नदियां हैं? सबसे पहला आता है हमारा इंडस रिवर। कहाँ पर है ये? जस्ट ऊपर है। कहाँ पे? राजस्थान की जस्ट ऊपर वाले पे है, जो पाकिस्तान में पानी बहता है, तो इंडिया से होते हुए जाता है। तो इंडस से लेके गंगा बीच वाले में आता है, ठीक है, और लास्ट में आता है ब्रह्मपुत्र। यानी कि ये पूरा हिस्सा मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो
ये हो गया इंडस, ये चारों नदियां हैं। इंडस में क्या है, इंडस है, झेलम है, रावी, सतलज है, पूरे इसके ही हिस्से हैं, तो हम एक साथ बोलते हैं इसको इंडस। कह रहा है इंडस से होते हुए पूरा हिस्सा जहाँ पर गंगा यमुना आती हैं और लास्ट में आता है हमारा क्या, ब्रह्मपुत्र, यानी कि ये पूरा 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 हिस्सा ये क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती होती है। खेती क्या होती है, यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। मिट्टी का क्या नाम है, अलुवियल सॉइल नाम है। देखो यहाँ पे दिया है ना कि ये 3 नदियों से बनी हुई है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरी से, और यहाँ का जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, और मिट्टी का क्या नाम है, अलुवियल सॉइल नाम है, आलू वाला सॉइल, जहाँ पर आलू और सब्जियाँ के साथ साथ कई सारी सब्जियाँ होती हैं। ठीक है, हर तरह के फसल होते हैं, गेहूँ होता है, चावल होता है, दाल होता है, मकई होता है, हर तरह का फसल हो जाता है, इसलिए इसको मोस्ट फर्टाइल बनाया जाता है और सबसे ज़्यादा खेती वाला एरिया माना जाता है, क्योंकि जो अलुवियल सॉइल होता है वो बहुत कम जगहों पे पाया जाता है पूरे भारत में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, यूपी बिहार में, इसलिए यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा क्या है, पॉपुलेशन है। यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा खेती करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अब देखो कह रहा है ये जो एरिया है कितने स्क्वायर किलोमीटर में या कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, आपको पता करना होगा। अगर कोई पूछ लिया कि बच्चे बताओ तुम जहाँ पर रहते हो यूपी बिहार में जो प्लेन एरिया है, तो ये प्लेन एरिया कितने स्क्वायर किलोमीटर में या कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे जी सुनिए, ये जो एरिया है, जो नॉर्दर्न प्लेन है, वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना, 7 लाख, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ये जो प्लेन है वो लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, यानी कि अभी जो मैंने दिखाया ना वो 2400 किलोमीटर लंबा है, यानी कि ऐसे है। ठीक है, 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से लेकर 340 मीटर तक चौड़ा है, यानी कि ऐसे पूरा गया है। ये हमारा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक है, इतना बड़ा एरिया हमारा है नॉर्दर्न प्लेन्स, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। इसी वजह से लोग रहते हैं कि वहाँ की खेती का है काफ़ी अच्छे से हो जाती है और कोई दिक्कत नहीं होता है पानी वानी समस्या का, इसलिए यहाँ पर लोग ज़्यादा भीड़ मतलब आबादी में रहते हैं। तो ठीक है, तो अगर नॉर्दर्न प्लेन से ही आता है एग्जाम में मैक्सिमम टाइम कि नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, तो आप बता सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स किससे बना हुआ है, इंडस से, गंगा से और ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी जो पाई जाती है अलुवियल सॉइल, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, और जो इसका एरिया है वो कितना है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 240 से 320 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ पर ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पॉपुलेटेड है, यानी कि यहाँ की आबादी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, विथ अ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर, यानी कि यहाँ की मिट्टी के साथ साथ, यानी कि जो मिट्टी है वो भी उपजाऊ है और उसके साथ ही काफ़ी अच्छे मात्रा में पानी भी मिल जाता है। पानी क्यों मिल जाता है, अभी हमने देखा कई सारे यहाँ पर जो हमारे इतने क्या बोलते हैं रिवर है वो बहती हैं, गंगा, यमुना, कोसी, चंबल, कई सारे यहाँ पर हैं जो नदियाँ बहती रहती हैं, जिसकी वजह से पानी भी अच्छे खासी मात्रा में मिल जाता है यहाँ के लोगों को। ठीक है, इट इज़ अ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी हमने बताया है कि ये इंडिया का ऐसा एग्रीकल्चर सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। खेती इसलिए की जाती है कि यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू दिया गया है, कह रहा है जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है, वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट और ये बीच वाला पार्ट। बीच वाला पार्ट में कौन आता है, यूपी बिहार आते हैं, और जो वेस्टर्न पार्ट आता है वो पाकिस्तान में चला जाता है, यानी कि जो पाकिस्तान वाला एरिया है वो वेस्टर्न पार्ट में है। मैं दिखा देता हूँ, जैसे जब आप देखते हैं फिगर ना तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, यहाँ इसमें देखिए कह रहा 3 हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहला हिस्सा आता है हमारा वेस्ट है, यानी कि पाकिस्तान वाला एरिया, ये पूरा क्या है, पाकिस्तान एरिया है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे मात्रा में खेती होती है। क्यों खेती होती है, क्योंकि यहाँ पर इंडस रिवर बहता है, यानी कि बहुत बड़ी ये क्या है, नदी है, जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। तो पहला पार्ट तो यहाँ है, दूसरा पार्ट आता है हमारा इस वाले क्षेत्र में जहाँ पर गंगा यमुना, यूपी बिहार पंजाब हरियाणा है। ठीक है, तीसरा आता है हमारा ब्रह्मपुत्र वाले रिवर में, यानी कि बे ऑफ बंगाल वाला पूरा एरिया जो है ये तीसरा क्षेत्र है। तो कह रहा है जो हमारा प्लेन है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, और सबसे जो बड़ा हिस्सा वो कहाँ पर आता है, हमारा यूपी बिहार, उसके बाद पाकिस्तान में आता है, उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है। कह रहा पाकिस्तान में एक ही नदी को 5 बार मतलब बांटा गया है, यानी कि 5 हिस्सों में बांटा गया है। अभी मैंने दिखाया था ना, सबसे पहला हिस्सा आता है झेलम। ठीक है, जैसे जो नदी है इंडस, ठीक है, उसके 4 हिस्से हो गए हैं, 4 तरह के, जैसे यहाँ पर मान लो आ रही है और जाते जाते 4 हिस्सों में चली गई है, फिर आके जाके ऐसे मुड़ गई है। तो जो 4 हिस्से हैं उनका नाम यहाँ पर दिया गया है, झेलम है, चेनब है, रावी और बियास है, सतलज है। 5 नदी है, यानी सॉरी जो इंडस रिवर है उसमें से 5 फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, किसका क्या है, झेलम, चेनब, रावी, बियास, सतलज। ठीक है, तो हो सकता है 1 वर्ड में आ सकता है इस तरीके से कि जो इंडस रिवर है उसके जो फॉर्मेशन का नाम है, क्या करिए नाम बताइए फॉर्मेशन वाइज, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे झेलम, ठीक है, चेनब, रावी, बियास, सतलज
ठीक है, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, हिमालय से, और कहाँ जाती हैं, पाकिस्तान में बहती हैं। ठीक है, तो इंडिया चाहे तो पानी बंद कर सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में क्या पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, वहाँ के लोग ऐसे ही मर जाएंगे। तो पाकिस्तान को, इंडिया को शुक्रिया करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए इसके लिए। लेकिन थैंक यू की जगह क्या बोलते हैं लोग, बम फोड़ देते हैं। अब देखो, अब बात करें हम अपने इंडिया की, कह रहे जो गंगा प्लेन है, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको गंगा प्लेन भी बोला जाता है, क्योंकि गंगा के एरिया में ज़्यादा प्लेन आता है। ठीक है, तो उसको गंगा प्लेन भी बोलते हैं। कह रहा है जो गंगा प्लेन है उसका जो एक्सटेंट है, यानी कि जो फैला हुआ है, वो घाघर से लेकर तीस्ता या रिवर है। ठीक है, ऐसी दो नदियां हैं, उनके बीच में ये फैला हुआ है हमारा गंगा प्लेन। ठीक है, जिसमें कई सारे राज्य आते हैं। कौन कौन से राज्य आते हैं देख लेते हैं, एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा 2-3 नंबर में आ सकता है। कह रहा है जो इस तरह से पूछ सकता है, कह रहा है जो गंगा प्लेन होगा या नॉर्दर्न प्लेन होगा उसमें कौन कौन से राज्य आएंगे। कौन कौन से राज्य आएंगे, नॉर्थ इंडिया आएगा हमारा। नॉर्थ इंडिया में क्या क्या, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पासरी झारखंड और वेस्ट बंगाल भी। ठीक है, और ईस्ट में असम और बनपुर प्लेन, यानी कि मेन क्या है हमारा, मेन है हमारा हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, यानी कि ये क्या है, मेन ऐसे एरिया है जो प्लेन एरिया में आते हैं। बाकी जो छूट छाट के किनारे हैं वो क्या है, असम वगैरह है, ब्रह्मपुत्र प्लेन है। ठीक है, तो ये आप लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि हरियाणा आता है, दिल्ली आता है, यूपी बिहार आता है, और कुछ हिस्सा किसका आता है, झारखंड का। किसमें आता है, प्लेन एरिया में आता है, जहाँ पर अलुवियल सॉइल पाया जाता है और वहाँ पे खेती भी अच्छी खासी मात्रा में होती है। अब देखो यहाँ पर एक और आपको शब्द मिलेगा, यानी कि वर्ड मिलेगा, जिसका नाम है भाबर। क्या नाम है, बाबर नहीं, भाबर। क्या नाम है, भाबर। क्या होता है ये, एक सेकेंड रुक जाओ। देखो ये भाबर क्या होता है, कह रहा है देखो जो बड़ी बड़ी हमारे जो पहाड़े हैं, ग्लेशियर हैं, वहाँ से जब पानी क्या होता है, पिघलता है, तो जब आता है तो पानी के साथ साथ छोटे छोटे पत्थर भी आ जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पेबल्स। क्या बोलते हैं, पेबल्स। पेबल मतलब छोटे छोटे पत्थर। ठीक है, कह रहा है जो नदियाँ हैं जब डिसेंड होती हैं, यानी कि वहाँ से बहना स्टार्ट होती हैं, तो उनके साथ क्या छोटे छोटे पत्थर आ जाते हैं, तो उसका एक नैरो बेल्ट बन जाता है। जैसे मान लेते हैं ये नदी है, ठीक है, क्या है, ये नदी है, और ये क्या है, यहाँ पर पहाड़ है। यहाँ से जब नदियाँ पानी छोड़ना स्टार्ट करेंगी तो इनके बीच में छोटे छोटे पत्थर आ जाते हैं, जो किनारे क्या होते हैं, जम जाते हैं इस तरीके से। यहाँ पर भी जमेगा, यहाँ पर भी जमेगा। ठीक है, तो जो छोटे छोटे पत्थर हैं दिख रहा है ना, तो इन्हीं पत्थरों को बोलते हैं पेबल्स, और इनके जो बेल्ट है, ये पूरा जो चौड़ाई है इनकी, इनको बोलते हैं भाबर। तो वही कह रहा भाबर बेल्ट बन जाता है जब एक कोई नदी फॉर्म होती है, तो वहाँ पे नदियों के किनारे क्या होता है, पत्थर जम जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं पेबल्स, और इन जो बेल्ट बनता है उसको हम बोलते हैं भाबर बेल्ट। तो ये भी 1 या 2 नंबर में आ सकता है। पूछ सकता है व्हाट इज भाबर या भाबर बेल्ट, तो बता सकते हैं कि जो भी क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी जो क्या बोलते हैं नदियाँ हैं जो फॉर्म होती है पहाड़ों से, तो पहाड़ों से पत्थर भी गिरती रहती हैं छोटी छोटी। जब वो पत्थर जो नदियों के किनारे जब जमा हो जाती हैं तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, भाबर बेल्ट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे बस 2 वर्ड और दिए गए हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। एक आता है भांगर, जो अभी हमने देखा, भांगर में क्या होता है, पहाड़ होते हैं। ठीक है, तो भांगर रहने के बाद देखो, जब जहाँ भी आप लोग को पता होगा खेती वहीं होगी जहाँ पर मिट्टी होगा। ठीक है, तो भांगर क्या है, भांगर पूरी तरह से छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, तो पत्थर के टुकड़ों में खेती तो होगी नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, भंगार बोलते हैं, यानी कि भंगार के दाम पे वो बेच दिए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ट्रिक है याद करने का, एग्जाम में अगर आ गया तो क्या पूछेगा, भंगार क्या होता है और खांखर क्या होता है। तो खांखर क्या होता है मैं बता रहा हूँ, सुनो पहले ट्रिक से, बस सुनते रहना। देखो भंगार आएगा तो भंगार का आप सिंपल लिखेंगे कि ऐसी मिट्टी होती है जहाँ पर खेती नहीं होती है। यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं। अब पत्थर के टुकड़ों में तो खेती होगी नहीं, तो उन्हीं के जब पत्थर ये काफ़ी लंबे में चौड़े में जमा हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम भाबर बेल्ट। तो भाबर बेल्ट में ऐसी मिट्टी होती है जिसमें खेती नहीं हो पाती है, यानी कि उसका जो मिट्टी होती है वो फर्टाइल नहीं होती है। अब दूसरा होता है हमारा कंकर। कंकर जो होता है वहाँ की जो मिट्टी होती है वो स्पेशल मिट्टी होती है, अलुवियल सॉइल होता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो मिट्टी होती है नई नहीं होती है और अच्छे खासे मात्रा में खेती वगैरह हो जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या है, पूरी तरह से नई है और अलुवियल सॉइल है। तो खांकर जो होता है ये काफ़ी अच्छा रीजन माना जाता है, किसके लिए, खेती के लिए। वही वहाँ पर बोला गया है, द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन कैल्केरियस डिपॉजिट नोन एज खांकर, यानी कि ऐसे सॉइल हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। तो खांकर और भांगर में एक डिफरेंस है, भांगर में जो मिट्टी होती है वहाँ पर खेती नहीं होती है, क्योंकि मिट्टी वहाँ पर ख़राब होती है, पत्थरों की मिट्टी होती है, और जो खांकर होता है उसकी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो भंगर यानी कि भंगार वाला, यानी कि ऐसे ही मिट्टी जो किसी काम का नहीं है तो वो भंगार में चला जाता है। ठीक है, बाकी जो कंकर वाला है वो अच्छा मिट्टी होता है। हम लोग खांखर की जो मिट्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, खादार भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है
यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खदार, यानी कांकर को खदार भी बोला जाता है। और यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, देखो लिखा भी है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर खेती होती है। अब हम आएंगे कहाँ पर, पेनिनसुलर प्लेट्यू में, यानी कि इंडिया के बीच वाले हिस्से में, जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, ये वाला हिस्सा। यहाँ पर क्या होगा, छोटे छोटे पहाड़ पाए जाएंगे, यानी कि इतने बड़े नहीं होंगे कि ये क्या करेंगे, बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं 50 मीटर 100 मीटर के, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया पिक्चर में दिख रहा है ना, तो क्या है, एक तरह से प्लेट्यू है जो ज़्यादातर राजस्थान में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के बीच में पाए जाती हैं, ठीक है। देखते हैं अच्छे से, देखो इसका जो पहला सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा, ये बनेगा कि जो पत्थर होते हैं, जो प्लेट्यू होती हैं, वो किससे बनी हुई होती हैं, इग्नियस रॉक से, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक। अब इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, मैंने तीनों बता चुका है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है ये जो प्लेट्यू होते हैं, जो पठार होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ये बने होते हैं इग्नियस रॉक से और किससे, मेटामॉर्फिक रॉक से, यानी कि दो तरह के पत्थर होते हैं जो ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है, प्लेट्यू इससे बने होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, पूछ सकता है किससे बना है पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से, ठीक है। अब देखो जो इसका दूसरा पॉइंट आएगा, ये आएगा कि जो पठारें बनी हुई हैं, जो छोटे छोटे पहाड़ बने हुए हैं, ये बने कैसे हैं, यानी कि इंसान तो बनाए नहीं है इसको, तो बने कैसा है, इसको बनाया है नेचर ने। कैसे बनाया है, देखो जो हमारा इंडिया है ना, वो पहले अलग अलग था, यानी कि साउथ अलग था, नॉर्थ अलग था, हिमालय अलग था। कह रहा है जब ये ज़मीन टकराए आपस में, उस ज़मीन का नाम था पहले गोंडवाना लैंड। क्या नाम था, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड जो आपस में ऐसे मिले, क्या हुए, हिमालय अलग अलग लैंड है, ये अलग लैंड है। जो पहले आपस में टकराए, ये लाखों साल पहले की बात हो रही है, जब आपस में टकराए तो छोटे छोटे पहाड़ बन गए, ऐसे 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 करते करते छोटे छोटे पहाड़ बन गए। उन्हीं पहाड़ों को कहा गया पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा गया। और वही जब पहाड़ बहुत अच्छे से टकरा गए तो कहाँ चले गए, नॉर्थ हिमालयस पे, जो बड़े बड़े माउंटेन्स बन गए हैं, माउंटेन एवरेस्ट वगैरह, वो बहुत बड़े बड़े प्लेट्स हो चुके हैं। सबको पता है कि पृथ्वी के अंदर क्या होती है, प्लेटें होती हैं, जिसके अंदर से भूकंप आता है, ठीक है। तो वही प्लेटें जब बहुत ही बड़ी मात्रा में टकराती हैं तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ बनते हैं। तो ये जो प्लेट्यू है, काफ़ी छोटे छोटे प्लेटें रही हैं, ठीक है। जब ये टकराती हैं तो 50 मीटर के 100 मीटर के छोटे छोटे पहाड़ बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। तो कैसे बना प्लेट्यू, इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। तो कोई पूछ सकता है कि जो प्लेट्यू कैसे बनी हुई है, तो बता सकते हैं गोंडवाना लैंड के ड्रिफ्टिंग से, आपस में टकराने से, आपस में मुड़ने से, ठीक है। कभी कभार पहाड़ ऐसे क्या होता है, मुड़ जाता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे पहाड़ निकल आते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं हम प्लेट्यू। ये होगा दूसरा पॉइंट। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है प्लेट्यू में भी छोटे छोटे हिल्स होते हैं, छोटे छोटे वैलीज होती हैं, घाटियाँ होती हैं, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। सबको पता है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान में बहुत सारी घाटियाँ हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं ठंडी के मौसम में, ठीक है। देखो वही यहाँ पे लिखा है, द प्लेट्यू हैज़ अ ब्रॉड एंड सैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स, यानी गोल गोल ऐसे हिल होती है, जहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, झरने होते हैं, पानी गिरते रहते हैं, जहाँ पे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो झरने वगैरह कहाँ से बनते हैं, इन्हीं प्लेट्यूज से बनते हैं। छोटे छोटे झरने होते हैं, छोटी छोटी घाटियाँ होती हैं, तो लोग देखने जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तीसरा या चौथा पॉइंट। उसके बाद कह रहा है जो प्लेट्यू है ना, वो दो हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है। पहला हिस्सा क्या आता है, द सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड। सबसे पहला सा सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा आता है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। अब सेंट्रल हाईलैंड क्या होता है, डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है। अब देखो कह रहा है जो प्लेट्यू है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, यानी कहाँ इसका लोकेशन कहाँ पर है, वो यहाँ पर दिया गया है। एग्जाम में नहीं आएगा ये, ठीक है, और आएगा भी तो ध्यान से सुन लीजिएगा। वैसे आता तो नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम केस में आ सकता है। कह रहा है जो पार्ट है ना पेनिनसुलर प्लेट्यू का, ये एक्चुअली नर्मदा जो रिवर है उसके ठीक ऊपर है। अब ये रिवर कहाँ है, देखो यहाँ पर शायद ही दिया हो, नर्मदा रिवर, ये गोदावरी है, ये कावेरी है, कृष्णा है, महावेरी है, महानदी है। ये जो दिख रहा है ना, इसीलिए मैं कहा हूँ कि जाता नहीं है। देखो ये जो भी लाइन दिया गया है ना, ये वाला डार्क वाला, ये पूरा वही है, ठीक है। ये पूरा विंध्या रेंज, ये पूरा क्या है, प्लेट्यू ही आता है, यानी कि पठार है पूरा पूरा। यहाँ छोटे छोटे क्या है, बहुत सारे पहाड़ी एरिया है, जहाँ पर कई सारे छोटे छोटे वैलीज हैं, कई छोटे छोटे घाटियाँ हैं। तो पूरी तरह से क्या है हमारा ये नॉर्थ डेक्कन प्लेट्यू में है। देखो लिखा भी है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो सबसे बड़ा यही वाला है पूरा एरिया ये, ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो ये इंडिया के एकदम बीचों बीच में है, ठीक है। ऊपर क्या है, नॉर्थ है, यानी कि पहाड़ है, पहाड़ के नीचे हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स के ठीक दाहिने साइड बाएं साइड हमारा क्या है, रेगिस्तान है, रेगिस्तान के ठीक नीचे हमारा प्लेट्यू है। और प्लेट्यू के अगल बगल क्या है, घाटिस है, यानी कि कोस्टल रीजन, यानी कि समुद्र का किनारा है।
फिर क्या कह रहा है, कह रहा द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैड एंड रॉकी डिजर्ट ऑफ राजस्थान। कह रहा है कि जो कुछ हिस्से हैं जो प्लेट्यू के वो राजस्थान में भी पाए जाते हैं, यानी कि राजस्थान जो डेक्कन प्लेट्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो राजस्थान के में भी कुछ हिस्से में आ जाते हैं। चंबल में है, सिंध है, बेटवा है, केन है, इन साउथ नॉर्थ इंडिया, मतलब कुछ कुछ हिस्से में पाए जाते हैं। यहाँ पर मेन क्या है कि ये इंडिया के बीच में आते हैं डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ पर खेती का काफ़ी कम मात्रा में होती है, सबको पता है क्यों होगी, पत्थर वाला एरिया है, पत्थर में खेती होती नहीं है, तो खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, नॉर्दर्न प्लेन्स पे होती है, जहाँ पे अलुवियल सॉइल पाया जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा बुंदेलखंड का, ठीक है, बुंदेलखंड और बुगेलखंड, ये दोनों है, भागेलखंड है। बुंदेलखंड आप लोगों ने ज़्यादा नाम सुना होगा, तो बुंदेलखंड और भागेलखंड ये दोनों कहाँ पर आता है, उसी प्लेट्यू में आता है जहाँ पर पठार पाए जाते हैं, तो इसी नाम से फेमस है। और इसके साथ ही एक और फेमस है छोटा नागपुर, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। कह रहा दामोदर एक रिवर है वहाँ पे, उसी के क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। यानी कई सारे प्लेट्यू हैं अलग अलग, अगर पढ़ने जाएंगे तो आपको हज़ारों नाम मिल जाएंगे। तो इतना बड़ा जिला, इतना बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड में कह रहा हूँ, राजस्थान, ये पूरा का पूरा ये डेक्कन प्लेट्यू बसा हुआ है, तो अलग अलग नाम से नाम है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस जिले में जो पड़ा है उसका नाम पड़ गया है। तो वही कह रहा है, यहाँ पर बुंदेलखंड का है, भागेलखंड का है, छोटा नागपुर का है, तो हर जगह पे कुछ ना कुछ प्लेट्यू हैं, जिसकी वजह से अलग अलग फेमस नाम दिए गए हैं वहाँ पे। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कह रहा है, जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू आता है, यानी कि जो मिडिल वाला हमारा पठार आता है, वो क्या है, ट्रायंगुलर शेप का है। ट्रायंगुलर यानी कि एक ट्रायंगल शेप का है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, देखो ये हमारा क्या बोलते हैं, प्लेट्यू जो पठार है हमारा, जो छोटे छोटे पहाड़ हैं, वो पूरा किस तरह के हैं, ट्रायंगल टाइप के हैं, इस तरह के हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल है। इसी तरह के हमारा प्लेट्यू है। तो यहाँ पर बोल रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारा क्या है, जो हमारा कहाँ गया, डेक्कन प्लेट्यू है, वो ट्रायंगुलर लैंडमास है, यानी कि एक ट्रायंगल की तरह है। तो ये आपका अच्छा खासी पॉइंट हो गई एग्जाम में लिखने के लिए, अगर आ गया प्लेट्यू पर। तो प्लेट्यू में से आता नहीं है, लेकिन आ गया तो इसको जरूर लिखिएगा कि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, जो हमारा पठार है, वो ट्रायंगल शेप का है, ठीक है। जो कहाँ पर बसा हुआ है, नर्मदा नदी के ठीक साउथ में, यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये यहीं पर है, ट्रायंगुलर शेप में है। किस शेप में है, ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल शेप में प्लेट्यू। फिर यहाँ बताया जा रहा है कई सारे रेंजेस हैं, कई सारे हिमालय हिल्स हैं, जैसे कि सतपुरा रेंज है, ठीक है, कैमूर हिल्स हैं, महादेव है, और क्या है, माइकल रेंज है, मतलब कई सारे रेंजेस वहाँ पर दिए गए हैं जो काफ़ी फेमस हैं। तो जो फेमस का नाम है वहाँ पर दे दिया गया है, महादेव है, कैमूर हिल्स है, सतपुरा रेंज है, माइकल रेंज है, ये सब कहाँ पर हैं, सब डेक्कन प्लेट्यू में पाए जाते हैं। अब देखो इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है हमारा घाट, यानी कि कोई कोस्टल रीजन, यानी कि समुद्र का किनारा। तो वेस्टर्न घाट यानी कि देखो पहले मैं बता देता हूँ, बना देता हूँ कहीं, ये हमारा इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है, ऐसे ही तो है, नीचे है, ये हमारा श्रीलंका हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके कुछ है। देखो तो ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट, यानी कि वेस्ट वाला, और ईस्ट वाला क्या हो गया हमारा ईस्टर्न घाट, और ऊपर क्या है हमारा नॉर्थ है, और नीचे हमारा साउथ है, ठीक है। तो कह रहा है ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है समुद्र किनारे वाला, एक क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया है ईस्ट वाला, इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये नाम पता चल गया, वेस्टर्न घाट यानी कि वेस्टर्न घाट, यानी कि वेस्ट वाला पार्ट, और ईस्ट यानी कि ईस्टर्न वाला घाट, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, कह रहा है जो वेस्टर्न घाट है, यानी कि जो वेस्ट वाला घाट है, जहाँ पर अरेबियन सी है, जहाँ पर अरब सागर है, कह रहा है वहाँ पे वो वाला जो घाट है, यानी कि वेस्टर्न घाट, वो हायर घाट है किससे, ईस्टर्न घाट से, यानी कि जो इसकी लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। कैसे बड़ी है, देखो देयर एवरेज एलिवेशन इन 900 to 1600 मीटर्स, यानी कि जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वहाँ की जो ज़मीनें हैं, या कि जो छोटे छोटे पठार हैं, पहाड़ हैं छोटे छोटे, ठीक है, इस तरीके से वो कितने हैं, 900 से लेके 1600 मीटर तक, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर के वहाँ पर पहाड़ है, ठीक है, यानी कि ऊंचाई है, पहाड़ नहीं कह सकते, ऊंचाई कह सकते हैं। एलिवेशन मतलब होता है ऊंचाई, तो यहाँ पर पहाड़ नहीं है, ऊंचाई है, कितनी है, 1 किलोमीटर लगभग, 900 से 1600 मीटर, कहाँ पर, वेस्टर्न घाट में। और जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पर कितने हैं, बस 600 मीटर है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे कि वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, क्यों, बिकॉज वेस्टर्न घाट हैव 900 to 1600 मीटर्स एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि हमारा कि वेस्टर्न घाट काफ़ी बड़ा होता है, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका रीज़न हो जाएगा, क्यों रीज़न, उसका कारण क्या है, तो कारण ये है हमारा, ठीक है, ऊंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ है, वेस्टर्न घाट में, और जो उसके नीचे है वो हमारा ईस्टर्न घाट है। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या आता है,
कह रहा है जो ईस्टर्न घाट है, यानी कि जो ये वाला घाट है ईस्ट वाला, वो फैला हुआ कहाँ से कहाँ तक, महानदी से वैली से लेकर निग्रीस इन द साउथ में, यानी कि जो महानदी वैली है वहाँ, ये मान लेते हैं ये क्या है, महानदी वैली है, और ये निग्रीस है, तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। कौन वाला, ईस्टर्न वाला, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हो गया। फिर बोला है द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर आर डिसेक्ट बाय द रिवर ड्रेनिंग बे बंगाल। अब देखो कह रहा है जो ईस्ट वाली नदी है ना, यानी कि जो ईस्ट वाला घाट है वो रेगुलर वे में नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कह रहा है जो ईस्टर्न घाट है ना वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि सीधा नहीं है, वो क्या है, इरेगुलर है। कहाँ तक, बे ऑफ बंगाल तक, ठीक है। उसके बाद पॉइंट क्या आता है, फिर आता है किस पे, वेस्टर्न घाट पे। कह रहा है जो वेस्टर्न घाट है वो ओरोग्राफिक रेन बाई फेसिंग द रेन। कह रहा है जो वेस्टर्न घाट है, यानी कि जो मुंबई वाला शहर है, मुंबई हो गया, ठीक है, उससे कहते हैं वेस्टर्न घाट, यानी ये वाला एरिया। कह रहा है ये वाला एरिया पे लगातार बारिश होती रहती है। क्यों बारिश होती रहती है, क्योंकि ठीक समुद्र किनारे है और समुद्र का जो भी हवा आता है, बादल आती हैं समुद्र की तरफ से आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेन वगैरह आता रहता है, बारिश वगैरह आता ही रहती है। तो देखते हैं मुंबई में काफ़ी ज़्यादा बारिश आता है, इसी वजह से आता है। अब देखो कह रहा है ये जो घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, यहाँ भी कुछ हिल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। जैसे कि एक ऊँट का नाम दिया गया है ऊटी। नहीं कहते हैं लोग हम जाएंगे ऊटी घूमने, ऊटी कहाँ है, इन्हीं है घाट उसमें है, यानी कि ईस्टर्न या वेस्टर्न घाट में दिया नहीं गया यहाँ पर। कह रहा है द फेमस हिल्स स्टेशन ऑफ उगद मंडल दलम पॉपुलर नोन एज ऊटी, ठीक है। कहाँ पर है, ईस्टर्न घाट में है ऊटी। नहीं कहते लोग हम जाएंगे ऊटी घूमने, तो ऊटी जो हिल्स है इन्हीं घाट में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिया है जो किसका है, डेक्कन प्लेट्यू का, यानी कि जो पठार वाला एरिया था वहाँ पे था। कह रहा है जो पठार वाला एरिया होता है उसकी जो मिट्टी होती है वो किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की है। किस कलर की होती है, ब्लैक, यानी काली मिट्टी होती है। इंडिया में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, बीच वाले हिस्से में, यानी कि जो बीच वाला हिस्सा है इंडिया का जहाँ पर पठार पाए जाते हैं वहीं पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है, कह रहा है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यानी कि जो पठार है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर डेक्कन ट्रैप है, ठीक है। क्यों पाई जाती है काली मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर वोल्केनिक ओरिजिन है, यानी कि यहाँ पर वोल्केनोज हैं, ठीक है। तो वोल्केनो में जब वोल्केनो निकलता है तो जो लावा होता है, जब वो लावा ठंडा हो जाता है तो लावा ठंडा होकर काली हो जाती है। तो वही मिट्टी जब टूटती रहती है सालों बाद वो क्या बन जाती है, काली मिट्टी बन जाती है। तो इसी तरीके से जहाँ जहाँ पर ट्रैप है, ट्रैप यानी कि जहाँ जहाँ पर पठारे हैं, जहाँ जहाँ पर प्लेट्यू है, तो वहाँ की मिट्टी कैसी होगी, काली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर खेती नहीं हो पाती है। लेकिन नॉर्दर्न प्लेस में कैसी मिट्टी पाई जाती है, अलुवियल सॉइल पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर खेती काफ़ी ज़्यादा होता है। अब देखो एग्ज़ाम में आने वाला सबसे ज़्यादा कह सकते हैं या सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो है वो ये है, ठीक है। क्या है, देखो कह रहा है जो अरावली हिल्स हैं वो कहाँ पर है, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन पे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू पे, यानी कि वेस्टर्न घाट पे कह सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि अरावली हिल्स कहाँ पर है, मैप में दिखाइए। तो मैप में कहाँ दिखाएंगे, पेनिनसुलर के वेस्ट वाले पार्ट में, यानी कि ये है ईस्ट वाले पार्ट में, ठीक है। यहीं पर है अरावली हिल्स। मैं दिखा देता हूँ पिक्चर आपको, देखो ये है पूरा अरावली हिल्स, ठीक है, ये है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आ गया दिखाने के लिए कि अरावली हिल्स को दिखाइए, तो ऐसे राजस्थान में एक ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है, और लिखा लिख देंगे अरावली हिल्स, ठीक है। तो ये वेस्ट वाला पार्ट है, यही ना है वेस्टर्न घाट, तो ये वेस्ट पार्ट के जस्ट ऊपर है, ठीक है। देखो लिखा भी है वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट हो गया। तो वेस्टर्न घाट के ठीक ऊपर क्या है, अरावली हिल्स है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कौन सा, द इंडियन डिजर्ट, यानी कि भारतीय रेगिस्तान। कहाँ पर है, सबको पता है कि राजस्थान में है। कह रहा है जो हमारा अरावली हिल्स था ये कहाँ पर पाया जाता है, वेस्टर्न में, यानी कि ये भी कहाँ पर है, उसी डिज़र्ट के बीच में। अभी हमने दिखाया पिक्चर ना, तो कहाँ पर था, राजस्थान में था। राजस्थान में हमारा इंडियन डिज़र्ट भी पाया जाता है। इस तरीके से आपको एक और आइडिया मिल गया कि जहाँ पर इंडियन डिज़र्ट है वहीं पर अरावली हिल्स भी है जो वहीं पर पाया जाता है। अब देखो इंडियन डिज़र्ट के बारे में आपको लिखना होगा 3 नंबर में, 3 नंबर का आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। 3 नंबर में आप क्या लिखेंगे, 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट आपका यही हो जाएगा कि जो इंडियन डिज़र्ट है वो अरावली हिल्स के जस्ट आगे ही पाया जाता है, यानी कि अरावली हिल्स के जस्ट पीछे क्या है, हमारा पूरा इंडियन डिज़र्ट है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि जो इंडियन डिज़र्ट है वो राजस्थान के राज्य में पाया जाता है, दूसरा नंबर ये हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा कि जो इंडियन डिज़र्ट है वहाँ पर बारिश की सबसे ज़्यादा कमी होती है, वहाँ बारिश होती ही नहीं है। वहाँ साल भर की जो बारिश होती है वो 150 मिलीमीटर होती है। सोचो जो यूपी बिहार है वहाँ पे बारिश सेंटीमीटर में होती है, लेकिन यहाँ पर बारिश क्या हो रही है, मिलीमीटर में, यानी कि पूरी तरह से क्या सूखा पड़ जाता है। तो तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा कि यहाँ पर खेती एकदम पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है पूरी तरह से क्या है, सैंड है, यानी कि धूल है। अब धूल में खेती होती नहीं है, ठीक है।
चौथा या पाँचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, अब देखो क्या लिखेंगे कि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। सबको पता है कि कितनी गर्मी होती है रेगिस्तान में, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। कह रहा पूरे जो राजस्थान है हमारा, जो पूरा क्या बोलते हैं रेगिस्तानी एरिया है वहाँ पर बस एक ही क्या बोलते हैं है रिवर, जिसका नाम है लूनी रिवर। तो लूनी रिवर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके 3 नंबर में के लिए भी, 2 नंबर के लिए भी, 1 नंबर के लिए भी, ट्रू फॉल्स के लिए भी, फिर द ब्लैंक्स के लिए भी, और साथ ही साथ एमसीक्यू के लिए भी। पूछ सकता है कि इंडियन डिजर्ट में एक नदी है, एक ही नदी है ये, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लूनी। क्या नाम है, लूनी, LUNI। यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर इंडियन डिजर्ट का, ठीक है। तो ये हो गया 4-5 पॉइंट जो एग्जाम में आप लिख सकते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा कोस्टल प्लेन। कोस्टल यानी कि वही समुद्र के किनारे वाला, जैसे अरेबियन सी हो गया, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल हो गया। इस पिक्चर में मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में जल्दी से, ठीक है। देखो ये हमारा अरेबियन सी, यानी कि जहाँ पर क्या है पूरा, यहाँ पर अगर देखेंगे वर्ल्ड मैप में तो इंडिया के जस्ट बगल में क्या होगा, पूरा अरब सागर है, सऊदी अरेबिया है, इराक है, ईरान है, सब यहीं पर है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, अरेबियन सी बोला जाता है, ठीक है। तो जो पूरा एरिया ये आता है ये क्या आता है, अरेबियन सी में आता है, ठीक है। तो ये हो गया कोस्टल रीजन पहला। दूसरा आता है हमारा बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल यानी कि ये पूरा जो खाड़ी है, पूरा समुद्र दिख रहा है, वो किसमें आता है, बे ऑफ बंगाल में आता है, जहाँ पर कई सारी जो कह सकते हैं नदियां हैं, वहाँ का पानी गिरता रहता है इसमें, ठीक है। तो इसी के बारे में आपको बता रहा है। तो ये अरेबियन सी हो गया और बे ऑफ बंगाल हो गया। अब इसके बाद आएंगे हम आइलैंड के बारे में, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये हमारे 2 आइलैंड है, इन्हीं के बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक है, हमारा आइलैंड, आइलैंड मैंने क्या बताया था, बीच में ज़मीन होगा और उसके किनारे किनारे क्या होगा, पानी होगा। जैसे यहाँ पर दिखाया गया इस पिक्चर में, आपके बुक में भी दिया होगा, देखो बीच में ज़मीन है और बाकी किनारे किनारे क्या है, समुद्र का किनारा है। इसी को बोलते हैं हम आइलैंड। तो 2 आइलैंड है भारत के। पहला आइलैंड क्या आता है, लक्षद्वीप। कहाँ पर है, अरेबियन सी के जस्ट नीचे है, ठीक है, ठीक है। एक और कहाँ पर है, इसका और लोकेशन कैसे पता चलेगा, मालाबार कोस्ट और केरला के जस्ट बगल में है। यानी कि अगर देखेंगे आप मैप में फिर से, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो ये है लक्षद्वीप, तो अरेबियन सी के जस्ट नीचे है, और मालाबार कोस्ट है। ये मालाबार कोस्ट क्या होता है, यानी कि समुद्र किनारे का जो कोस्ट का नाम दिया गया मालाबार कोस्ट है। तो मालाबार कोस्ट के ठीक आगे है और केरला के जस्ट आगे है, ठीक है। तो ये है लक्षद्वीप का लोकेशन। तो लक्षद्वीप पूछ सकता है एग्जाम में 2 नंबर में कि लक्षद्वीप कहाँ पर है। तो पहला क्या पॉइंट देंगे कि अरेबियन सी के जस्ट नीचे है, मालाबार कोस्ट के सामने है, ठीक है। कहाँ पर है, साउथ इंडिया में है, ठीक। ये हो गया हमारा पहला आइलैंड का लोकेशन, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड लोकेटेड मिनेगोटी 1973 देयर वर नेम ऑफ लक्षद्वीप। इट कवर्स स्मॉल एरिया 32 किलोमीटर। देखो पहला पॉइंट क्या हो गया कि इसका लोकेशन। इसका दूसरा पॉइंट बनता है, क्या बनेगा, इसका एरिया, यानी कि कितने एरिया में फैला हुआ है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। तो कितना है, 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। मतलब छोटा आइलैंड है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है। तो 32 स्क्वायर किलोमीटर का फैला हुआ है। यानी कि अगर एक स्क्वायर बनाते हैं तो कितना स्क्वायर किलोमीटर होगा, 32। यानी कि ये भी 32 साइड होगा और ये भी साइड क्या होगा, 32 स्क्वायर किलोमीटर। तो जो हमारा लक्षद्वीप है वो इतना बड़ा है। तो 2 पॉइंट हो गया लक्षद्वीप के बारे में। अब इसका तीसरा पॉइंट जानते हो क्या होगा, बहुत ही खूबसूरत है। क्या है, कह रहा है जो हमारा ये लक्षद्वीप आइलैंड है वहाँ पर कई तरह के फ्लोरा और फाउना पाए जाते हैं। फ्लोरा और फाउना मैंने क्लास 7 में बताया था। देखो फ्लोरा मतलब होता है कई तरह के फ्लावर है, मतलब फूल वगैरह जितने भी तरह के प्लांट्स होते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, फ्लोरा में। और जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी तरह के जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े जितने भी तरह के जानवर हो गए हैं, वो सारे किस में आते हैं, फाउना में। तो ये कह रहा है जो आइलैंड है लक्षद्वीप, इसमें कई तरह के जानवर, कई तरह के पौधे वगैरह पाए जाते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, द पित्ती आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड एट अ बर्ड सेंचुरी। यानी कह रहा है जो हमारा आइलैंड है पित्ती वाला, कई नाम है, तो वही बर्ड सेंचुरी बनाया गया। बर्ड सेंचुरी यानी कि बर्ड को सुरक्षा देने के लिए बनाया जाता है सेंचुरी। तो 3-4 पॉइंट ऐसे हो गए किसके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में। अब हम देखते हैं अंडमान और निकोबार के बारे में। ये भी हमारा क्या है, दूसरा आइलैंड है। अब देखो कह रहा है ये जो अंडमान और निकोबार है, ये अंडमान, और स्पेलिंग आप लोग ध्यान दीजिएगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये कहाँ पर है, ये बे ऑफ बंगाल के जस्ट नीचे है, ठीक है। दे आर बिगर इन साइज। ये क्या है, साइज में बिगर है, किससे, लक्षद्वीप से। मैं दिखा देता हूँ फिर से, जब पिक्चर देखते हैं ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड है। कहाँ पर, ये बे ऑफ बंगाल के नीचे है, ठीक है। और ये इनसे बड़े हैं, यानी कि जो अंडमान निकोबार है ये लक्षद्वीप से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ये भी 3 नंबर में ही आएगा। तो पहला पॉइंट इसका लोकेशन हो जाएगा कि बे ऑफ बंगाल में है कि नीचे है, और साउथ इंडिया में कह सकते हैं।
दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं कि ये साइज में बड़ा है किससे, लक्षद्वीप से। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि यहाँ पर भी क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डाइवर्सिटी है किसका, फ्लोरा और फाउना का, यानी कि यहाँ भी कई तरह के जानवर, कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस आइलैंड लाई क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट हैज़ अ थिक फॉरेस्ट कवर, यानी कि यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार में ये इक्वेटर के पास आता है, यानी कि अगर हमारा पृथ्वी है तो आता हमारा इक्वेटर जो पृथ्वी को 2 हिस्से में डिवाइड करता है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जंगल है वो काफ़ी ज़्यादा घने हो गए हैं। तो घने के कारण कई तरह के जानवर, कई तरह के पौधे, कई तरह के बर्ड्स वगैरह पाई जाती हैं। तो ये 3-4 पॉइंट हो गए हैं किसके बारे में, अंडमान निकोबार में। तो ये 2 आइलैंड है, एग्जाम में 2-3 नंबर में डिफरेंस पूछ सकता है कि लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि अंडमान निकोबार बड़ा है, ठीक है, और दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा कि ये इक्वेटर के काफ़ी ज़्यादा पास आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जंगल है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा घने पाए जाते हैं। और इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आखिरी पॉइंट, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, दिया डिड यू नो करके कह रहा जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कह रहा वहाँ पर एक वोल्केनो है, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर देखो, इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो इज़ फाउंड इन बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड कहाँ पर है, इसी में है, अंडमान और निकोबार में। कह रहा है बैरन आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो इंडिया में सबसे पहला आइलैंड है जहाँ पर वोल्केनो क्या है, एक्टिव है, यानी कि वहाँ पर वोल्केनो अभी भी धधक रही है। और बैरन आइलैंड कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार में। ये आखिरी पॉइंट था, MCQ में आ सकता है, ठीक है। बस इतना ही था, चैप्टर खत्म हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, टेक केयर।